तो मुझे लड्डू जलेबी में बड़ा इंटरेस्ट। मैं सोचा मैं खुद ही सीख लेता हूँ लड्डू जलेबी कैसे बनाई जाती है। आपको घर से भी काफी ताने मिलते थे कि मेरा तो सामान सामान उठा के फेंक दिया गया 3-4 बार, क्योंकि मैं एक ही लड़का था। ये नाक कटवा रहा है, जैसे डाकू बन गया हो, चंबल का। ये कोई वैज्ञानिक आधार है कि जो तिलिस्मी दुनिया की जो बातें होती है, मायावी दुनिया अलग से इसका जिक्र आता है? ज्ञान अभी पूरी तरह विज्ञान नहीं है। बहुत सारी चीजों में अज्ञान है। आपको लगता है कि जादू का जादू जो है कम हो गया इससे? फिर भी जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नमस्कार, डीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। आज हम बात करेंगे शहर से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कायल पूरी दुनिया और देश के कोने कोने के वो लोग हैं जो जादू को किसी न किसी रूप में पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर में पले बढ़े जादूगर आनंद से। मेरे ख्याल से ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनके करामात, जादुई करतब से हर कोई वाकिफ़ है। जादूगर आनंद के अनछुए पहलू ज़िंदगी के वो राज भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो शायद ही किसी को अभी तक पता हो। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीजी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर का परिवार, आप भी बनना डॉक्टर ही चाहते थे, अचानक ये जादूगर कैसे बन गए आप? पता नहीं, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ हमारे स्कूल के सामने कुछ मदारी मजमा लगाते थे। आजकल देखने में नहीं आते मजमे आमतौर पे, पहले बहुत लगा करते थे। बड़ा अच्छा टाइम पास होता था फालतू लोगों के लिए। तो स्कूल के बाहर लगता था तो मैं उसमें रुझ जाता था। ऐसा नहीं कि उस समय मुझे जादू में कोई इंटरेस्ट था। वो जो मदारी था वो लड्डू और जलेबी बनाता था जादू से, और ये बताने के लिए कि वो जेन्युइन है, असली है, वो लोगों को खिलाता था कि खा के देखिए असली है। तो मुझे लड्डू जलेबी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो उसके दर्शकों में मैं हमेशा रहता था, लड्डू जलेबी के लिए, जादू के लिए नहीं। कुछ समय बाद वो दूसरी जगह चला गया, एक ही जगह परमानेंटली नहीं दिखाते थे लोग, तो मैं लड्डू जलेबी रोज मिस करने लगा। तो लेकिन वो इतने दूर गया था कि वो लड्डू जलेबी के लिए वहां जाके मेरा स्कूल लौटना संभव नहीं था। तो मैं सोचा इससे मैं खुद ही सीख लेता हूँ लड्डू जलेबी कैसे बनाई जाती, तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन बुद्धू बनाते रहे। बहुत सारे मदारियों से मिला, बहुत सारे पहले स्वामी जी लोग आते थे जो तरह तरह के चमत्कार दिखाते थे, लोगों को अपना शिष्य बनाते थे, चेला बनाते थे। तो उनकी भी खूब सेवा किया। तो किसी ने कुछ नहीं सिखाया, हर एक ने बेवकूफ बनाया। बल्कि एक आना हम लोग को खर्चे के लिए स्कूल का मिलता था, उसको वो भी अपने बंदर को दिला देते थे और पूजा में चढ़वा देते थे। तो धीरे धीरे मुझे खींच होने लगी कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिसको बाल हट कहते हैं ना, 3 हट ज्यादा मशहूर है, राजहट, त्रिया हट और बाल हट। तो वो बाल हट हो गया कि नहीं, मैं यानी ये कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। और जितना ज्यादा उन लोगों ने मुझे बुद्धू बनाया, बेवकूफ बनाया, परेशान किया, यानी उससे मैं और चिढ़ता गया, बहुत मजबूत होता गया मेरा हाथ। तो मैं बोला ठीक है, अब मैं यही बनूंगा जीवन में अपने। तो 7 साल की उम्र में मैंने तय किया था कि मैं जादूगर बनूंगा। और उसके 54 साल बाद, आफ्टर 54 years ऑफ दैट डिटर्मिनेशन, आई एम टॉकिंग टू यू एज ए मैजिशियन। यानी बीच में कोई ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पे बच्चे सोचते हैं मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, अगले साल उनका प्लान चेंज हो जाता है, नहीं मुझे वो नहीं बनना, ये नहीं बनना। मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। तब से मैंने तय किया था कि मुझे जादूगर बनना है। जादूगर बनने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी थी, मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा विषय का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने 9th आर्ट्स में किया, 10th में बायोलॉजी लिया, 11th मैंने मैथ्स में किया, ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया। यानी इस तरीके की अलग अलग चीज़ें। तो कॉमर्स में इसलिए किया कि मुझे पता था कि इसका एक व्यावसायिक पक्ष भी होगा। तो मेरी हॉबी भी यही रही। मैं सोचता हूँ ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत हैं दुनिया में जिनका शौक उनका प्रोफेशन बन जाए, तो उनको कभी विरक्ति नहीं होती। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने सालों से जादू दिखला रहे हैं, आपको ऊब नहीं लगती? बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन क्योंकि मेरा शौक भी यही है, मुझे नहीं लगती। लगता है कभी लगेगी भी नहीं। आपको घर से भी काफी ताने मिलते थे कि कहाँ इतने छोटा सा काम आप करते हो, क्योंकि आपके डॉक्टर खुद ही इतने नामचीन डॉक्टर। सामान उठा के फेंक दिया गया 3-4 बार, क्योंकि मैं एक ही लड़का था, ब्राह्मण परिवार का। तो लोगों ने कहा ये कि नाक कटवा रहा है, जैसे डाकू बन गया हो चंबल का, या उस तरह का रिएक्शन था पूरा। इससे अच्छे तो औलाद नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था।
ये पीरियड लंबा चलता रहा। कब तक? जब तक मैं जबलपुर में घर के साथ रहा। तो वहां मैंने एक डिप्लोमेसी करी फैमिली के साथ। मैंने कहा कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा मैट्रिक के बाद। तो सब लोग बहुत गुस्सा हुए कि हमारे घर में हर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, एक ही लड़का है, ये अनपढ़ गंवार रह जाएगा। जी। तो बोले क्यों नहीं पढ़ना? मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मैं पढ़ूंगा तो बाहर जाके पढ़ूंगा। बोले तुमको दुनिया में जहाँ पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मुझे इन लोगों से पिंड छोड़ाना था, क्योंकि मुझे अपना रास्ते में आगे बढ़ना था। तो फिर मैं महू में जाके, इंदौर के पास जो महू है, ग्रेजुएशन के लिए मैं वहां चला गया था। तो वहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं था किसी तरीके का, तो एकदम खुला आसमान मिला मुझे वहां से। तो वहां जाने के 1 साल बाद ही मैंने अंडर वाटर स्किप किया था, फिर जबलपुर आके, जिसमें हाथ में हथकड़ी लगा के, बोरी में बांध के, बॉक्स में सील और पैक करके जेलहरी घाट में मुझे नदी में फेंक दिया गया था। तो मैं 40 सेकेंड्स में बाहर आया था उसमें। उस समय मैं दुनिया का तीसरा म्यूजिशियन था जिसने ये परफॉर्मेंस किया था और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पहले अमेरिकन जादूगर थे हैरी हुडनी, उन्होंने टेम्स रिवर में किया था। तो उन्हें बाहर आने में करीब 6 मिनट लग गए थे। ऐसा नहीं कि वो उतने सक्षम नहीं थे, लेकिन ठंड के कारण नदी का पानी जम गया था, तो वो बेचारे आ नहीं पाए थे ठीक से, टाइमिंग करेक्ट नहीं मेंटेन। हाल के दिनों में आनंद जी आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल के दिनों में काफ़ी चेंजेस आए, टीवी इंटरनेट का चलन बढ़ गया, फेसबुक अब नया एक और आ गया युवाओं के लिए। आपको लगता है कि जादू का जादू जो है कम हो गया इससे? जहां तक मेरा सवाल है, मेरे अपने शोज का सवाल है, बाकी बहुत सारी पूरी विधा के बारे में अच्छे से नहीं जानता हूं मैं, और जबकि मुझे जानना चाहिए। फिर भी जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे परफॉर्मेंसेस, शोज सभी जगह उतने ही पॉपुलर हैं जितने कभी हुआ करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अपने आप को हर दिन अपडेट करते रहते हैं। यानी एक वक्त हुआ करता था जब जादूगर कुछ मेडल लगा के, कोट पहन के आता था, रस्सी काटता था, कागज फाड़ता था, जादू दिखाता था। लेकिन हमारी टीम में 85 लोग हैं, 85, और जो भी आज का लेटेस्ट बेस्ट साउंड इफेक्ट्स हैं दुनिया के, वो सब उनको डील कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। हमें पता है कि अभी आज के तारीख में लोग क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे पता है कि मुझे बहुत कम पता था, लेकिन अब इस उम्र के बच्चों को बहुत ज्यादा पता है। तो अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई कि वो ये भी देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं, वो देखना। यदि वो दिखाया नहीं जाए तो एक तरह का अन्याय है, क्योंकि आजकल बहुत बिजी शेड्यूल है सभी लोगों का। और जब कोई फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए कहीं वीकेंड पे जाती है, कहीं पे भी जाए, उनका एक सिलेक्शन होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उसमें हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। मजे की बात है, 5 साल के बच्चा और 65 साल के दादाजी, सबको एक साथ एंटरटेन होना है। तो और हर एक का जो भी अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो उसमें आना चाहिए, कवर होना चाहिए। सब्जेक्ट आप लोग बदलते रहते हैं, इसका चयन आप लोग करते कैसे हैं वक्त के हिसाब से? मुझे जिस प्रकार से आप लोग चयन करते हैं सब विषयों का। देखिए, शुरू में जब मैंने जादू सीखना शुरू किया तो उसकी सब किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था कि मैजिशियन ने बेसिकली एक एंटरटेनर होता है, लोगों का मनोरंजन करेगा। ठीक बात है, उसी हिसाब से मैंने अपने शो को बनाया कि मैं एंटरटेनर हो गया। फिर कुछ साल बाद मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ हूँ, या इसमें कुछ और सार्थकता जोड़नी चाहिए किसी तरह की चीजों के विषय में। तो मुझे लगा कि अब एंटरटेनमेंट बहुत हो गया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी देना चाहिए अपने दर्शकों को, कुछ पेनिट्रेशन होना चाहिए किन्हीं चीजों का। यानी जब घर जाएं तो उनके पास कुछ लेके जाए, वो कुछ लेके जाए वो। अब पता नहीं वो कितना ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, कम से कम मेरा अपना दायित्व तो पूरा होता है उससे। इसीलिए हमने बहुत सारे आज के तारीख के जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, जैसे करप्शन है, उस पर हमने एक अलग जादू बना दिया है। तो बहुत सारे नेताओं से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ उस बात के ऊपर, चिढ़ गए वो लोग, परेशान हो गया, बोले आप हर नेता को चोर समझते हैं। मैंने कहा नहीं, जो चोर होगा उसको बुरा लगेगा, जो नहीं होगा उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसा रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं था कि वैसा हो, लेकिन वैसा हुआ। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस बारे में वॉर की धमकी, पूरी दुनिया जो है अंगारे पे बैठी हुई। अभी अगले सुबह हो सकता है पता लगे कि सब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और ये उतना लंबा नहीं चलेगा जितना फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। ये बहुत संक्षेप में होगा, बहुत संक्षेप में होगा। तो ये गलत है, लेकिन इंसानियत के खिलाफ ऐसे कुछ मैसेजेस भी हम लोग लगातार दे रहे हैं। 29,000 से ज्यादा स्टेज शोज, 36 देशों की यात्रा, 4 विश्व रिकॉर्ड। अब हसरत क्या है जादूगर आनंद की? मेरी हसरत अब ये है कि जो कुछ मुझे मेरे देश ने, समाज ने, शहर ने, मेरे दर्शकों ने मुझे दिया है, मैं उनको वापस लौटाऊं, ताकि मेरे जाने से पहले मेरी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो जाए।
मैं और क्या दे सकता हूँ? मैं यदि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होते तो मैं जादूगर तो नहीं बनता, सीधी सी बात है। इतना जरूर है कि इस करियर में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी किसी तरह की, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो या सम्मान के हो, नाम के हो, सब कुछ ईश्वर ने, दर्शकों ने लगातार मुझे दिया है। तो एक तो ये है कि मैं अपने सारे अनुभव और इस कला को पास ऑन करना चाहता हूँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे कोई मैजिक एकेडमीज या मैजिक इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हमारी नई जनरेशन इसको सीख सके जाके एकेडमिकली। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट कैपिटल में एक मैजिक एकेडमी बनना चाहिए, जिससे नई जनरेशन को सीखने का मौका मिले। इससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा जरिया बन जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इंडियन मैजिक, भारतीय जादू देखने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे यहाँ ठीक नहीं है इस कला के लिए। इस कारण से एक नई जो पौध एक होना चाहिए, प्रोमिसिंग यंग मैजिशियंस के, हम लोग नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं यहाँ इंडिया में, मुश्किल ये हो रही। तो जब मैजिक एकेडमीज बनेंगी तो हमें थोड़ा एक मार्जिन मिलेगा जहाँ से हम लोगों को सही ढंग से ट्रेन कर सकेंगे। और बहुत सारे हमारे देश के जो जादूगर ऐसे हैं, जीवन भर अपना वो कर्तव्य करते हैं, जब नहीं कर पाते हैं तो कोई भूख से मर जाता है, कोई किसी बीमारी से मर जाता है, वो अपना अनुभव अपने साथ लेके जाते हैं। ये गलत है। गलत इस लिहाज से है कि जादू हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है जो कम हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसको बचाने की कोशिश करना हम सभी लोगों का दायित्व है, सिर्फ मेरा नहीं है। जादू की परिभाषा को आप किस रूप में बताएंगे? जादू को कला भी कहा जाता है, अंधविश्वास को भी का भी नाम कुछ लोग देते हैं, आप क्या सोच क्या है? मेरी तो एक उसकी बहुत स्पष्ट परिभाषा है, लेकिन हिंदी में उसमें शब्द बहुत सारे आ जाते हैं तो फिर थोड़ा वजन लगता है। इंग्लिश में थोड़ी स्मूथ रहती है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। मैजिक इज ए प्लीजिंग एंड अम्यूजिंग आर्ट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस वेयर द लॉज ऑफ नेचर आर सीमिंगली सेट असाइड फॉर द सेक ऑफ इनोसेंट एंटरटेनमेंट। तो ये जवाब भी हो गया आपका अंधविश्वास कहने वालों के लिए, क्योंकि ये निर्दोष मनोरंजन है, ये वुडू नहीं है, काला जादू नहीं है, भूत प्रेत की साधना नहीं है। ये जैसे और भी कोई कला है, उसके जो अभ्यास है, उसकी जो सिद्धियां हैं, वो भी यही है। बस ये आर्ट ऑफ इल्यूजन है, एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करना है और हिप्नोटिज्म क्रिएट करना है। ये उसके अभ्यास और उनकी परिपक्वता है, उनकी सिद्धियां हैं ये। लेकिन जादू का भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं। मेरी टीम 85 लोगों की है, उसमें एक भी जादू भूत प्रेत नहीं है, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। 12 सालों तक आप ऑल इंडिया मैजिशियंस फेडरेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। क्या ऐसे काम किए मैजिशियंस के हित में, क्योंकि आप लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार उदासीनता बरत रही है इस मामले में, आपने क्या किए हैं? नहीं, मैं अभी भी अध्यक्ष हूँ उसका। तो सबसे पहले तो जरूरी ये था कि जो लोग अक्षम हो गए हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने पहले जब मुझे बनाया गया जबरदस्ती, तो मुझे पता था कि समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि एक अकेला इंसान उसको उन सारी चीजों को हल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना समाज, ना देश, ना हमारी सरकार। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने पेंशन की व्यवस्था की, न सिर्फ मैजिशियंस के बल्कि मदारियों के लिए भी हम लोगों ने की उसकी व्यवस्था, ताकि कोई भूख से नहीं मरे, बीमारी से नहीं मरे। उसके बाद जो बाकी जनरेशन हमारी, अच्छा दुर्भाग्य पिछली पीढ़ी का ये रहा है हमारे क्षेत्र में लोगों का कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ तरह के लोग थे। तो उनको दिमाग के खिड़की दरवाजे उतने ज्यादा खुले हुए नहीं थे कि वो बहुत सारी चीजों को देख सकें। अच्छा, मुझे बचपन से ही विदेशों में जाने का मौका मिला। 1970 में जब मैंने अंडर वाटर स्किप किया था, उसके बाद से दुनिया की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे इनवाइट किया, तो बाहर जाके मुझे मौका मिला कहाँ क्या किस तरीके की उन्नति हुई है। तो उन सब चीजों को मैं पास ऑन भी करना चाहता था कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी विधा जो है इस कला की आज के लिए सामयिक हो जाए, टाइम स्पेस एंड स्पीड को मैच करे, वो समय काल और गति के हिसाब से चले, ताकि चलती रहे, वो रुके नहीं। जादू को शौकीन क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? साल दर साल इसमें कहीं ना कहीं तादाद में जो है कमी आ रही है। ये चीज आप भी महसूस करते होंगे और भी मैजिशियंस महसूस करते होंगे। ये सवाल ये है ना कि यदि हमारा परफॉर्मर कोई भी हो, यदि वो नहीं समझ पा रहा है कि दर्शक क्या चाहते हैं, तो फिर तो होगा ही ना वो। मतलब जरूरत यहाँ इस बात, कुल मिला के बात ये अगर एक शब्द में कह लें कि विषयों के चयन में जो है कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हो रही है, उसके कारण जो है मोह भंग होता जा रहा है लोगों। नहीं, वैसा नहीं है, मोह भंग नहीं हुआ है ना, कभी होगा। ये हजारों साल से चल रही है, हजारों साल तक चलेगी। जब तक इंसान है उसमें जिज्ञासाएं हैं, क्यूरियोसिटी है अननोन के लिए,
है ना। यदि कोई जिंदा इंसान है, वाकई इंसानों जैसा जीना चाहता है, तो उसमें जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। एक बात। दूसरी ये है कि बचपन से हमारी जो वृत्ति होती है वो किसी भी चीज में कुछ चेंज चाहते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको लड्डू पसंद है, तो सवेरे से रात तक आपको लड्डू लड्डू खिलाएं, तो अगले दिन लड्डू देख के हो सकता है आपको उल्टी आने लगे। कुछ परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर ऐसे हैं जो बचपन से हमने देखा है कि ऐसे ही होता है। आपने कोई चीज छोड़ी तो वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। यदि वो नहीं गिरे तो आपको बड़ा मजा आ जाता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो आपकी जो शिकायत है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड है मोनोटोनी ऑफ लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ, वो रिलैक्स हो जाती है। आपको मजा आ जाता है कि प्रकृति के नियम भी टूट सकते हैं और कोई कला ये सुख नहीं दे सकती। आपको स्वामी आनंद परमहंस भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? ओशो को सुनने क्या कहा जाता है कि आपने लगातार कई उनको सिखाया है जादू की कला। हाँ नहीं, वो सही है, लेकिन मैं उससे मैं उनका गुरु नहीं हो जाता हूँ। पहले तो बड़ी सम्मान और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि उनका कद बहुत ऊंचा था, मैं उनसे जुड़ा था। हाँ? सम्मोहन की दीक्षा भी उनसे ली है आपने? हाँ हाँ, दरअसल एक बीच में पीरियड ऐसा था जब रजनी जी जबलपुर में हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एक कोई होना चाहिए। उसमें बेस्ट मीडियम माना जाता है टीन एज का, क्योंकि उसका कंजेशन बहुत कम होता है दिमाग में, एक खुला हुआ सा रहता है। जैसे मैं अभी, मुझे कोई कहे आप मैट्रिक की परीक्षा पास करके दिखलाए, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अब नहीं कर पाऊंगा, अब कंजेशन है, अब मैं उतना रिसेप्शन नहीं बचा है सारी चीजों में, इसलिए टीन एज कोई चाहिए होता। तो उन्होंने मीडियम लेना शुरू किया। पास पड़ोस की कोई लड़की, अच्छा चौराहे पे तो आप हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करेंगे नहीं, एक शांत जगह तो चाहिए। तो मीडियम को लेके कमरे में बंद हो गए, 3-4 घंटे बाद निकले। अच्छा, जबलपुर उस समय दिमागी तौर पे भी उतना विकसित नहीं था कि ना रजनीश को समझ पाता या हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म को समझ पाता। तो उन्होंने कहा ये बदमाश आदमी है, लड़की को लेके कमरे में बंद हो जाता है 4 घंटे तक। ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसके पीछे की चेष्टा क्या थी। बदनामी हो गई तो बेचारे दुखी हो गए। तो उन्होंने अच्छा ठीक है, लड़की नहीं, हम लड़के के साथ जाएंगे। फिर बदनामी हो गई कि ये तो एकदम विकृत आदमी है, इस तरह का। उसी समय मैं सीखने की कोशिश में लगा था हिप्नोटिज्म मेस्मरिज्म वगैरह। तो मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं आपका मीडियम बनना चाहता हूँ। तो उन्हें तो तलाश थी किसी की जो स्वेच्छा से आ गया है, तो वो इत्तेफाक से मैं हो गया। तो मैं उनका मीडियम था, तो हिप्नोटिज्म उनसे ही मैंने सीखा है। अच्छा, उनको जिज्ञासा हर बात जानने सीखने के रहती थी। जैसे अब आप बोलें कि बकरी एक बच्चा दे रही है बाहर, तो आप जाएंगे देखने के? नहीं ना, वो जाएंगे, अच्छे से देखेंगे पूरे प्रोसेस को। इतनी जिज्ञासा उनकी बहुत सारी थी, तो जादू के लिए भी थी। तो जब मैंने दिखाया तो सीखना भी चाहते थे, तो बहुत अच्छे जादू सिखाए थे मैंने उनको। और शायद पूरी दुनिया को नहीं पता है कि सत्साई बाबा से ज्यादा अच्छा जादू रजनीश जी कर सकते थे, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मुझसे करवाए, बॉम्बे ताजमहल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, तो उसमें मैंने चैलेंज दिया था ऐसे सभी साधु महात्माओं को कि जो लोग भी जादू दिखा रहे हैं और बोलते हैं हमारी दैविक शक्ति है, ये नहीं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार जादूगर आनंद के नाम से आप करोगे तो फिर साधु संतों की बात पे अजीब सा हो जाएगा। तो आपको हम स्वामी आनंद परमहंस जो है वो आज से बोलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे दिया हुआ नाम था। अब वैसे भी मैं उनसे उतना ज्यादा जुड़ा था, बहुत सालों से लगातार प्रभावित था बहुत सारी उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण। तो सबमिशन था मेरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन कोई स्वामी आनंद परमहंस बोलता है तो एक मीठी सी कुछ यादें आ जाती हैं पिछले समय की। क्यों? बहुत छोटी सी बात मैं बताना मैं चाहता हूँ आपके दर्शक भी जाने इस बात। जिस समय मैं जबलपुर में रहता था तो कुछ ऐसी हस्तियां थी जिनसे मैं मिलने की सोच नहीं सकता था। मान लीजिए मैं मिलना चाहूं उनसे तो हो सकता है 15 दिन 20 दिन बाद वो मुझे 1 मिनट के लिए मिले या ना मिले। लेकिन जब मैं स्वामी आनंद परमहंस बन के रजनीश जी के साथ बॉम्बे में था, उस समय वही लोग 5-5 घंटे बाहर वेट करते थे स्वामी आनंद परमहंस से मिलने के लिए, और जब आते थे तो साक्षात दंडवत करते थे। मैं आदमी तो वही था, खाली गेरुआ कपड़ा पहन लिया था तो मैं क्या महान आदमी हो गया? यानी गेरुए कपड़े के लिए जो निष्ठा और हम लोगों का समर्पण है वो एकदम अंधा है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, कोई गेरुआ कपड़ा पहन लेने से कोई महान नहीं हो जाता। थिंकिंग जो बदली है सिर्फ कपड़ों के कारण बदली है। तो कपड़ा की क्या इतना बड़ा जादू हो गया कपड़े में कि उतने बड़े बड़े लोग आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? स्वामी आनंद परमहंस हो गए। अच्छा, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा होता तो कोई बहुत बड़ा महात्मा होता है, हो सकता है रजनीश जी की गद्दी संभाल रहा होता या साईं बाबा की गद्दी संभाल रहा होता। लेकिन उतने बड़े पाखंड का बोझ मेरी अंतरात्मा ले पाए, वो तो जरूरी है मेरे लिए ना।
नहीं थी मेरी, नहीं ले पाया मैं, इसलिए मैं जादूगर ही बनना चाहता था, जादूगर ही रह गया। जादू की बारीकियों को और करीब से जानेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे जादूगर आनंद से कि इंद्रजाल आखिर है क्या भला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ जादूगर आनंद बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि इंद्रजाल होता क्या है। आनंद जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इंद्रजाल, माया जाल, मोहजाल, ना जाने कितने ऐसे नाम, आखिर ये होती क्या चीजें हैं? ये ज्यादातर इस तरह के, यानी उन चीजों को महसूस करना या देखना है जो वास्तविक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जीवन एक भ्रम है, हमारी पुरानी हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, जीवन ही एक भ्रम है। रिश्ते सारे जो होते हैं कल थे आज नहीं है, कल किसके होंगे, किसके कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक वो रहता है हम पूरे मोह और जतन के साथ उन रिश्तों को निभाने में जुटे रहते हैं। तो वैसे ही जिस समय जैसे फिल्म हम देखते हैं, टू मेक बिलीव है, आपको यकीन दिला देती है कि जो कुछ हो रहा है सच में हो रहा है। और जितने ज्यादा वो आपको यकीन दिला सकते हैं उतने ज्यादा आप उसमें डिसॉल्व होते जाते हैं, अपने आप को घोल देते हैं, आप उसका अंग बन जाते हैं। वैसे ही जादू में भी होता है। अब पहले और अभी के जादू में फर्क ये है कि जैसे 9 रस होते हैं तो इसमें बाकी 8 रस भी शामिल है, यानी पूरे 9 रस हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग, जब हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी अच्छे से बोलने लगते हैं, इंग्लिश फिल्में देखने लगते हैं, तो कैंसेट बहुत सारे फोकट में ओढ़ लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं। उनमें एक ये है कि साहब जादू बच्चों का होता है। अच्छा, उनने बच्चों वाले ही देखे होंगे इसलिए वो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि बच्चों वाला है। इसलिए वो सोच के, जब बच्चे जिद करते हैं हमको जादू देखने जाए, जादू देखने, अब बच्चे यदि अड़ गए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे उसमें, वो बेचारे मजबूरी में लेके जाते हैं, चलो अच्छा दिखा दें बच्चों को जादू। लेकिन जब शो शुरू होता है तो बच्चा भाड़ा में गया, वो खुद ही 2.5 घंटे के लिए वो जादू में अपने आप को पूरी तरह से वो डिजोल्व कर देते हैं। तब उनको समझ में आता है कि बच्चों के लिए नहीं है, यदि है तो फिर हर उम्र के बच्चों के लिए। वो 6 साल से 65 साल 70 साल तक के लिए, ऐसा नहीं कि छोटे से बच्चों को बहलाने जैसा कोई तरीका है, ऐसा नहीं है। और जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इंटरनेट से अपने एंटरटेनमेंट ट्रेड में पूरे वर्ल्ड में, इसकी 9th रैंकिंग है मैजिक शोज की। कुल मिला के जादूगरों ने जो स्टेटस पूरी दुनिया में बनाया है, बहुत बड़ा उसका वो है कैनवास। जिस प्रकार से नामों का चयन करते हैं, क्या आपको लगता है कि भीड़ खींचने में कुछ कामयाब होते हैं इस नामों के आधार पर? एक जरिया, एक माध्यम बन जाते हैं नाम, इंद्रजाल, मायाजाल? नहीं, वो सुन के तो वो नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बात का यदि उन्हें उम्मीद हो कि परफॉर्मर जो भी है वो बहुत अच्छा है और हमारी जो भी उम्मीदें हैं जरूर पूरी होंगी, हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा, हमारा पैसा व्यर्थ नहीं होगा, तो तब वो लोग चाहते हैं और जाते हैं और उस तरीके के उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इंद्रजाल या कुछ कह देने से कम उन्हें ये पता लग जाता है कि जो एंटरटेनमेंट हम लेने जा रहे हैं उसका बेसिक थीम क्या है, उसका बेसिक सब्जेक्ट क्या है, संबंध किससे? हाँ। आप शहर से जुड़े हैं, आपको कभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि शहर में ऐसी कोई चीज, आप कोई सौगात आप दें एकेडमी के रूप में या किसी संस्था के रूप में, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जबलपुर की जो है आपकी जो कला है उसको हासिल कर सके? नहीं, मैं तो पूरे भारत के लिए चाहता हूँ, क्योंकि अब दुनिया इतनी घूमते ये अलग बात है कि मैं जबलपुर का ही हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और मैं अपना अंत भी यहीं पे चाहता हूँ, इसलिए यहाँ नहीं रहते हुए भी घर हमने कायम रखा हुआ लगातार, तो मैं वैसा चाहता हूँ और जरूर कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं जब वो डिसेंट्रलाइज होगी, आखिर में मुझे सिमट के यहीं आना है, तो यहाँ आने के बाद यहाँ के लिए सब कुछ करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ बाहरी जो बहुत सारी मैं अपनी जिम्मेदारियां महसूस कर रहा हूँ इस कला के लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है पूरा देश ही मेरे लिए जबलपुर है तो मैं जरूर करूंगा, ये पक्का है। लेकिन मैं इतने आर्थिक इतने मेरे साधन नहीं है कि कई हजार करोड़ रुपए का स्वामी में हूँ, तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एक तो, और व्यक्तिगत मेरा होना नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, बाद में उसको कौन देखेगा। इसीलिए यदि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है तो कोई रहे या ना रहे वो सिलसिला चलता रहेगा और हमारे फील्ड के लोग भी लगातार चलते रहेंगे, तो एक्सपर्ट्स की उन्हें कमी पड़ेगी नहीं। और जहां तक मुझसे संभव होगा हर जगह मैं अपनी पर्सनल प्रेजेंस रखूंगा। आपने अपने बेटे आकाश को भी इस मैदान में उतारा है, क्या आपको लगता है कि अब आप जो है अपनी विरासत अपने बेटे को दे दें और आप जो है विदाई के चक्कर में तो नहीं है कि दर्शक आपको देख ही ना पाए? नहीं, ऐसा नहीं। दर्शक मुझे देखना तभी मिस करेंगे जब मैं कुल मिला के डिसअपियर हो जाऊंगा, अंतर्ध्यान। यानी कहते हैं ना, एक कहावत है हम लोगों में कि मैजिशियंस नेवर डाई, दे जस्ट डिसअपियर। मंच से ना कुल मिला के दुनिया से
तो मैं चाहता हूं कि मैं मंच से ही डिसअपियर हूं, यानी विदाई मेरी हो तो वहां से ही हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको देख के यहाँ से हटना चाहता हूँ, लेकिन आकाश ने एमबीए किया है, बहुत अच्छा स्कॉलर रहा है वो सारी चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती थी। लेकिन सारे एमबीए यदि नौकरी करने लगे, भाई पढ़ाई का ये मतलब है कि आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे खुल गए हैं, आपको एक खास दिशा में अच्छा खासा ज्ञान हो गया है, तो उसको अलग अलग रूप, तभी तो दुनिया रंग बिरंगी बनेगी ना। सब लोग एक ही काम करेंगे तो कैसे होगी। और कितना बड़ा सुकून मुझे मिलता है आप सोच ही नहीं सकते हैं। जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो जो हजारों लोग मेरे दर्शक हैं, जब भी मैं सोचता हूँ कि इन सब एक एक आदमी की कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कितने सारे कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, कितने सारे अधूरे सपने होंगे, कितनी कुंठाएं होंगी, कितने फ्रस्ट्रेशंस होंगे, कितने डिप्रेशंस होंगे, मैं ईश्वर का धन्यवाद दे देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कला और ऐसी शक्ति दे दी कि इन हजारों लोगों को इस 2.5 घंटे के लिए मैं ट्रांस में ले जाता हूँ, उनको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सारी उनकी चिंताओं से, डिप्रेशन से, एक खुशी खुशी देता हूँ उनको मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तिलिस्मी दुनिया में ले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी अब जो भी पैसा वो लोग टिकट लेते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये सुख जो है मुझे एडिशनली मिलता है। तो ये कोई वैज्ञानिक आधार है कि जो तिलिस्मी दुनिया की जो बातें होती है, मायावी दुनिया, अलग से इसका जिक्र आता है कि जादू ये ऐसा है वैसा है, कोई वैज्ञानिक आधार रहता बेस इसका? विज्ञान अभी पूरी तरह विज्ञान नहीं है बहुत सारी चीजों में अज्ञान है वो, तो इसीलिए विज्ञान को अभी आज के इस दौर को आप ये मत सोचिए कि आप इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि हर चीज को आप तुच्छ नजर से देखने लगेंगे या उसको प्रूफ करने लगेंगे। ऐसे में तो रिलीजन भी नहीं रहेगा, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या आप साबित नहीं कर सकते किसी धर्म को, किसी फिलोसफी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। विज्ञान भी अज्ञान है, अभी प्रोसेस में है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये मान लिया जाए कि अज्ञानता का जो लाभ जो आप लोग लेते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं, हम ज्ञान का लाभ लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो दर्शक होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, मूर्ख लोग नहीं होते हैं। क्योंकि जिसमें बुद्धि है वो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहता है प्रदर्शन के दौरान। जो मूर्ख है वो तो स्वामियों के पीछे जाता है, जो नहीं स्वामी लोग जो चमत्कार दिखलाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ज्यादातर दर्शक एकदम इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। और आजकल हमारे देश का और समाज का IQ इतना ज्यादा ऊपर हो गया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। हर बात का एनालिसिस है उनके पास, तर्क है, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कि पहले नहीं था कुछ समय पहले। तो हमारी अभी जो पीढ़ियां आ रही हैं बहुत ही अच्छी हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है जब कभी हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। पहले गांव देखते थे तो गांव में चिंदी इंदी पहने, कोई ऐसी धोती पहने, अजीब सा भिखारी टाइप का गांव वाला दिखता था। आजकल गांव भी कितने शानदार हो गए, उसके लोग, बच्चे, सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले जब विदेशों से अपने देश आते थे, जब तुलना अपने आप मन में हो जाती थी कि वहाँ इतना कुछ है, लोग ऐसे, हमारे देश में ये देखो सड़क ऐसी ऐसी, गाड़ियाँ फिएट और एम्बेसडर पर चलती हैं। एक दौर था पूरा, एक पूरे सिलसिलों का, तो बड़ा अजीब सा लगता था। अब वो सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश, और पर कैपिटा इनकम भी हमारी बहुत अच्छी हुई है हमारे देश की, और होती जाएगी वो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ऐसी बातें आपके लिए कहने लगे हैं लोग कि जबलपुर से जुड़े हैं, जबलपुर में पले बड़े हैं, जबलपुर में जन्मे, लेकिन अब शोज जो है जबलपुर छोड़कर पूरे देश और दुनिया में दे रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो वक्त की बात है, क्योंकि साउथ इंडिया हम लोग कभी गए नहीं थे। मुझे शौक था जाने का, क्योंकि उसके पहले जब हम लोग विदेश जाते थे तो लोग बोलते थे आप अम्बेसडर हैं इंडिया के, कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडिया के, पूरे देश के। तो मुझे लगता था मैं आधे ही देश का हूँ, साउथ तो गया ही नहीं हूँ, पूरा कहाँ से हो जाएगा। साउथ गए हम लोग 2002 में, तो वहाँ इतना ज्यादा रिसीव किया लोगों ने। बेंगलोर जब हम लोग गए तो 125 शो लगातार हाउसफुल, टिकट ब्लैक हुई उसमें। जिन जिन शहरों में गए, चेन्नई में, हैदराबाद में, त्रिवेंद्रम में, जहां भी गया ऐसा लगा जैसे वो लोग रास्ता ही देख रहे थे हमारा। 5 प्रोविंस है वहाँ, तो एक पूरा राउंड हम लोगों ने लिया और अद्भुत रहा वो, एकदम जीवन का फर्स्ट क्लास। तो फिर लोगों ने कहा कि अभी आप नहीं जाइए वापस। तो मैंने सोचा पता नहीं दूसरे राउंड में क्या चार्म होता है लोगों को। दूसरा राउंड जब हमने लिया तो पहले से और अच्छा रहा। तो मैं सोचा जादू कहीं ना कहीं तो दिखा नहीं है। अच्छा, वहाँ साउथ इंडिया में क्या है, लोगों को आर्ट और कल्चर में ज्यादा एक डेडिकेशन है। जैसे हमारे यहाँ जो कम समझदार लोग हैं ना, जैसे पुराने लोग कहते थे एक्टिंग क्या है, भाणगिरी है, नहीं, इस तरह के शब्दों का उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों में कर लेते हैं। वहां वो लोग नहीं करते हैं, न करते थे न करते हैं। यानी समर्पण है उनका एक आर्ट और कल्चर के लिए, सब डेडिकेशन है। और दूसरे अनोइंगली वो लोग क्वालिफाइड है। यानी सब लोग चाहते हैं कि कलाकार, परफॉर्मर बहुत अच्छा हो, लेकिन हम भी तो चाहते हैं कि हमारा दर्शक अच्छा हो
तो वहां के लोग क्वालिफाइड हैं एक अच्छे दर्शक होने के नाते, हाउ टू रेसिप्रोकेट, कैसे एंजॉय करना है बात को, कहाँ पे क्लब करना है, उनको बताना सिखाना नहीं पड़ता है, उनको पता है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस है वो बड़ा अद्भुत मिलता है वहां। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, वहां दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा है। तो मैं सोचा चलो थोड़ा और सही। हमारे दर्शक आपको लगातार सुन रहे हैं, उनके मन में भी कुछ जिज्ञासा होंगी कि आप कुछ दिखाने वाले हैं उनके लिए। अगर कोई फरमाइश आप दर्शकों की तरफ से हमारी फरमाइश आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कुछ उनके लिए दिखाएं। हाँ नहीं, वैसे मैं तो बातचीत करने आया हूँ, जादू दिखाने नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपका जिक्र आता है तो लोग ये उम्मीद कर बैठते हैं कि कुछ आप स्वाभाविक है। मान लीजिए कोई गायक है तो लोग बोलेंगे साहब 2 लाइन गाना सुना दीजिए कम से कम। बिल्कुल। अब जादूगर है तो कुछ तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन छोटा सा ये है। जादू की पोटली में क्या ऐसी चीज है? ऐसी कोई चीज जादू की पोटली में यहाँ नहीं है। न मेरा उद्देश्य इस बातचीत के दौरान उस बात को स्थापित करने का है, लेकिन अब ये तो बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ही जादूगर हूँ। न तो ऐसे कपड़े पहना हूँ मैं, ना वैसा मेकअप है। तो जो मेरी उम्मीद है, अपेक्षा, जो तस्वीर मेरी है लोगों के दिमाग पे, उससे तो एकदम अलग है। अभी जो मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहीं उनको पता तो लग जाए कि हाँ जादूगर तो है आप ही हैं। तो मैंने आपसे भी बतलाया था कि हम लोग अब ऐसे जादू ज्यादा करने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई इंजेक्शन हो, एक कोई मैसेज हो, कोई पेनिट्रेशन हो। अच्छा, पहले मैं क्या है, सिगरेट बहुत ज्यादा पीना सीख गया था, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा था। और सिगरेट तो खराब होती है, दुनिया जानती है उसको। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, उसको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कट करके पीजिए सिगरेट को। तो जो भी ऐसे स्मोकर्स होते हैं, जो भी लत होती है आसानी से नहीं छूटती। तो मैंने कहा इसको कट कैसे करना है। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से यानी सिगरेट को तिलांजलि दी है, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप पैकेट से सिगरेट निकालें तो आप पिएंगे नहीं उसको, खाली निकाल के आप हाथ में ले लीजिए जिस तरह से मैंने लिए। तो बोले लेकिन इसमें बहुत ज्यादा निकोटिन हो जाती है, किसी के भी लिए, आपके लिए नहीं। और टोटलिटी में वो पूरे लंग्स और इसको उसको सत्यानाश कर देती। तो उन्होंने कहा जब भी आपको सिगरेट पीना हो तो आप इतनी बड़ी सिगरेट मत वो करिए, छोटी छोटी सिगरेट होना चाहिए। उसको कट करने के लिए उन्होंने मुझे ये एक दिया है कटर, देखिए कटर है ये, इसमें कोई गिमिक नहीं है, मैं आपको ये बताने के लिए दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जब भी आप सिगरेट लेते हैं तो इसको कटर में डाल दीजिए। कटर में डालने के बाद आप इसको ये कैप लगा दीजिए। तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया था कि आप कट करिए। तो कट करने के लिए इसमें सिगरेट डाल के उसको कट 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 बोल देने से वो कट हो जाती है। कैसे कट होती है मैं आपको, हाथ ऐसा करिए आप, ये देखिए कट हो गई सिगरेट। इसमें तो सिगरेट डाली थी आपने, जरा ऐसे सिगरेट ही तो है वो, खाली कट हो गई। उतनी बड़ी बहुत ज्यादा नुकसान करती, अब ये बहुत कम नुकसान करेगी इसीलिए उसको कट किया गया है। ये खाली है, सिगरेट ही है। अब लेकिन बताया है कि इतना भी पीना हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि कैंसर जो है आजकल बहुत ज्यादा हो गया, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ज्यादातर लोगों की खत्म हुई है। तो यदि इसको पीने का सुख लेना हो, किधर है, यदि इसको पीने का सुख लेना हो तो आप खुद मत पीजिए, फोटो को पिलाइए। आपके पास तस्वीर है कोई, आपकी फोटो है जी? गुड। तो उन्होंने कहा कि इसको पिलाइए, मजा आपको आएगा लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। ये देखिए जैसे फोटो। आपने कभी सिगरेट पी है? अभी आप पिएंगे पिएंगे? ये देखिए, ये कष्ट देखिए कितने अच्छे ले रहे हैं आप ही है ना? हाँ, थोड़ा देखिए, सुख मजा में आएगा आपको सिगरेट पीने में फील करिए उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी सिगरेट पीना हो इस तरीके से पिए, कम से कम नुकसान होगा। अपनी फोटो को पिलाए। यदि वो जादू मुझसे सीखना चाहें तो बेशक सीख लेंगे, लेकिन फोटो को ही सिगरेट पिलाना, खुद नहीं पीना है, स्ट्रिक्टली नहीं पीना है। मैं ये बताना चाहता हूँ इस जादू के साथ। जादूगर आनंद से ये थी हमारी खास चर्चा। निश्चित तौर पर अभी तक की इतनी बातचीत में आप लोग भी जादूगर आनंद के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे और जादू की मायावी दुनिया के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी हासिल आपको हुई होगी। डीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए डीजी न्यूज़।